हेलो, नमस्कार प्यारे कृषि योद्धाओं, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूँ आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। अपन बात कर रहे थे सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में और उसमें अपन ने कल पिछली क्लास की अगर अपन बात करें तो तिलहनी फसलों के सीड प्रोडक्शन की अपन ने बात की थी। कौन सी फसलों की? तिलहनी फसलों की अपन ने बात की थी। और तिलहनी फसलों की अगर अपन बात करें तो इसमें अपन ने मुख्य रूप से जो तिलहनी फसलें हैं उनके आधार बीज उत्पादन और प्रमाणीकृत बीज उत्पादन यानी कि फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन और अपन ने सर्टिफिकेशन सीड प्रोडक्शन की बात की थी। आज अपन बात करने वाले हैं वो मुख्य सब्जियों के बारे में बात करने वाले। किसके बारे में? सब्जियों के बीज उत्पादन की है वो बात करने वाले हैं। सब्जियों के बीज उत्पादन में मतलब सब्जियों का आधार बीज उत्पादन और प्रमाणीकृत बीज उत्पादन किस प्रकार से करते हैं, उनकी क्या क्या टेक्निक है, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। फाउंडेशन एंड सर्टिफिकेशन सीड प्रोडक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट वेजिटेबल्स, जो अपनी मुख्य सब्जियां हैं उन मुख्य सब्जियों में सीड प्रोडक्शन के अपन को बीज उत्पादन के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाते हैं, कौन कौन सी तकनीकें अपनाते हैं, उनकी बात करने वाले हैं। तो मैं डेली कहता हूँ चैप्टर फोर्थ है वो चरण तो वही रहने वाले हैं। चैप्टर फोर्थ वाले जो अपन टॉपिक फोर्थ के अंदर पढ़े हैं चरण वही रहने वाले हैं। इनमें से कुछ वेजिटेबल्स के लिए अलग है, कोई अलग है। जैसे इसमें आइसोलेशन डिस्टेंस अपन अलग रखेंगे, फर्टिलाइजर डोज है वो अलग रखेंगे, सिंचाई है, इरिगेशन में जो कितनी सिंचाई करनी है वो अपन अलग रखेंगे। तो आप है फोर्थ टॉपिक को है अच्छी तरह से चरण उनके देख लेना और फिर उन चरणों को ही लिखना। जैसे उसमें पहला चरण अपन ने पढ़ा था सीड सोर्स के बारे में देखा, दूसरा चरण अपन ने फार्म सिलेक्शन देखा था, फिर अपन आइसोलेशन डिस्टेंस देखी थी। तो उसमें अपन आइसोलेशन डिस्टेंस है वो अलग रखेंगे। तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। आज की क्लास के अंदर अपन सब्जियों की बात करने वाले हैं। सब्जियों के आधार बीज उत्पादन और प्रमाणीकृत बीज उत्पादन की है वो अपन बात करेंगे। अगर मैं बात करूं तो सब्जियां इसमें अपन कौन कौन सी सब्जियों की बात करने वाले? आलू की बात करेंगे, पोटैटो, ऑनियन प्याज की बात करेंगे, टमाटर टोमेटो की बात करेंगे, बैंगन ब्रिंजल की बात करेंगे और चिली मिर्ची की बात करेंगे, ओकरा भिंडी की बात करेंगे, फूल गोभी कॉलीफ्लावर के बारे में अपन बात करेंगे। तो आलू प्याज टमाटर बैंगन मिर्च भिंडी फूल गोभी के आधार बीज उत्पादन और प्रमाणीकृत बीज उत्पादन की इस टॉपिक के अंदर अपन बात करेंगे। और भी अपने सब्जियां अलग अलग है। ये वेजिटेबल फर्स्ट पार्ट है, फिर अपन कल है वो अगली नेक्स्ट क्लास में वेजिटेबल सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, उनमें और भी अपने सब्जियां लेंगे। फिर अपने कुकुरबिट सब्जियां लेंगे। तो आधार वो प्रमाणीकृत बीज उत्पादन की सामान्य विधि अपन को प्रदर्शित की गई है, वो लेक्चर 4 के अंदर है वो प्रदर्शित की गई है। लेकिन कुछ विशेष चरण है वो अपन इस लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले अपन बात कर रहे हैं पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस। पहले अपन किसके बारे में बात करेंगे? पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस की बात करेंगे। तो प्रतिशत दूरी जो अपने आइसोलेशन डिस्टेंस है वो किस पर निर्भर करती है? पर परागण के प्रतिशत पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? पर परागण के प्रतिशत पर है वो निर्भर करती है। पर परागण के प्रतिशत के आधार पर सब्जियों में पृथक्करण दूरी भी परिवर्तित होती रहती है। जो पर परागण होता है उनमें प्रतिशत के आधार पर सब्जियों के अंदर आइसोलेशन डिस्टेंस है वो परिवर्तित होती है। जैसे मैं आलू की बात करूं तो आलू के अंदर 100 परागण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आलू है एक सेल्फ पॉलिनेट क्रॉप से, आलू के अंदर 100 परागण पाया जाता है, इसलिए इसकी अपन आधार दूरी रखेंगे। आधार बीज के लिए 5 मीटर और सर्टिफिकेशन सीड के लिए भी अपन रखेंगे वो 5 मीटर है वो रखेंगे। फाउंडेशन सीड एंड सर्टिफिकेशन सीड प्रोडक्शन के लिए जो अपन आइसोलेशन डिस्टेंस रखेंगे आलू के अंदर वो 5 मीटर रखेंगे, क्योंकि आलू एक स्वपरागित फसल है। अगली अपन बात करें प्याज की, ऑनियन की बात करें अगर, तो प्याज है अपना एक क्रॉस पॉलिनेटेड फसल है, पर परागित फसल है। कैसी फसल है? पर परागण पाया जाता है। प्याज के अंदर है पर परागण पाया जाता है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप से प्याज, इसलिए इसमें आइसोलेशन डिस्टेंस है वो अपन अधिक रखेंगे। 1000 मीटर आधार बीज की रखेंगे और 500 मीटर सर्टिफाइड सीड की रखेंगे। आधार बीज की कितनी रखेंगे अपन? 1000 मीटर है वो रखेंगे, यानी कि 1 किलोमीटर रखेंगे। प्याज का एक खेत और प्याज के दूसरे खेत के बीच में लगभग अपन 1 किलोमीटर की है आधार बीज उत्पादन के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस रखेंगे। और अपन बात करें सर्टिफिकेशन सीड की तो इसमें रखेंगे अपन 500 मीटर की दूरी। अगली अपन बात करें टोमेटो की, टमाटर की बात करें तो टमाटर एक है स्वपरागित फसल है। कैसी है? टमाटर में 100 परागण पाया जाता है, स्वपरागित फसल है। टमाटर किस प्रकार की फसल है? तो टमाटर स्वपरागित फसल है
और इसलिए इसमें अपन आइसोलेशन डिस्टेंस रखेंगे वो टमाटर के अंदर रखेंगे 50 मीटर और 25 मीटर। 50 मीटर रखेंगे फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन और 25 मीटर रखेंगे सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद में बात करूं मैं ब्रिंजल की, बैंगन की बात करूं अगर स्टूडेंट्स, तो बैंगन के अंदर पर परागन पाया जाता है। किसके अंदर? बैंगन के अंदर क्या पाया जाता है? पर परागन पाया जाता है, जो बम्बल बी नामक एक मक्खी के द्वारा पाया जाता है। किसके द्वारा पाया जाता है? बम्बल बी। बैंगन के अंदर बम्बल बी के द्वारा पर परागन पाया जाता है, इसलिए अपन इसकी जो आइसोलेशन डिस्टेंस रखेंगे वो 200 मीटर और 100 मीटर रखेंगे। कितने रखेंगे? फाउंडेशन सीड के लिए बैंगन में रखेंगे 200 मीटर और सर्टिफाइड सीड के लिए बैंगन में जो आइसोलेशन डिस्टेंस रखेंगे वो अपन 100 मीटर है वो रखने वाले हैं। उसके बाद में बात करूं मैं चिल्ली की, मिर्च की बात करूं मैं अगर स्टूडेंट्स, तो मिर्च है अपनी पर परागित फसल है। मिर्च कैसी फसल है? मिर्च एक पर परागित फसल है। मिर्च के अंदर भी पर परागन पाया जाता है, इसलिए अपन मिर्च के अंदर आइसोलेशन डिस्टेंस रखेंगे वो 400 मीटर और 200 मीटर रखेंगे। कितने रखेंगे? 400 मीटर और 200 मीटर है वो रखेंगे। फिर मैं बात करूं भिंडी की, ओकरा की बात करूं अगर, तो भिंडी के अंदर क्या पाया जाता है? भिंडी के अंदर भी पर परागन पाया जाता है और भिंडी के अंदर भी अपन आइसोलेशन डिस्टेंस रखेंगे वो आधार बीज के लिए 400 मीटर और सर्टिफाइड सीड के लिए 200 मीटर है वो अपन आइसोलेशन डिस्टेंस रखने वाले हैं। अगला है अपना कैलीफ्लावर फूल गोभी। फूल गोभी भी पर परागित फसल है। किसकी? अगर मैं फूल गोभी की बात करूं, फूल गोभी कैसी फसल है? पर परागित फसल है। फूल गोभी के अंदर अपन आइसोलेशन डिस्टेंस रखेंगे वो 1600 मीटर और 1000 मीटर रखेंगे। सबसे ज्यादा आइसोलेशन डिस्टेंस रखेंगे वो किसके अंदर रखेंगे? फूल गोभी के अंदर रखेंगे। फूल गोभी एक पर परागित फसल है। फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए अपन 1600 मीटर रखेंगे और सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए अपन आइसोलेशन डिस्टेंस रखेंगे वो सर्टिफाइड के लिए 1000 मीटर रखने वाले। तो ये हो गई अपने अलग अलग फसलों की आइसोलेशन डिस्टेंस। अब अपन बात करते हैं सोइंग टाइम की। अगर अपन सोइंग टाइम और सोइंग रेट की बात करें, सीड रेट की बात करें, किसकी बात करें अपन? सोविंग टाइम और सीड रेट की बात करें तो आलू के अंदर अपन बुआई करेंगे वो सितंबर अक्टूबर में करेंगे। कब करेंगे? आलू के अंदर अपन बुआई करेंगे वो सितंबर अक्टूबर में करेंगे। सितंबर अक्टूबर, आलू के अंदर बुआई कब करेंगे? सितंबर अक्टूबर के अंदर करेंगे। और आलू के अंदर अपन सीड रेट रखेंगे वो रखेंगे 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी रखेंगे? 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखेंगे। उसके बाद में मैं बात करूं प्याज की, किसकी बात करूं? ऑनियन की बात करूं, प्याज की बात करूं, तो प्याज के अंदर अपन बुआई करेंगे वो अक्टूबर नवंबर में करेंगे। कब करेंगे? प्याज के अंदर बुआई अपन है वो अक्टूबर नवंबर माह में करेंगे। अक्टूबर नवंबर माह में करेंगे और अपन इसके लिए सीड रेट रखेंगे वो रखेंगे 8 से 10 किलोग्राम, 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आलू की बात करूं तो आलू की बुआई करेंगे सितंबर अक्टूबर माह में और 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट रखेंगे, बीज दर रखेंगे। उसके अलावा मैं ऑनियन की बात करूं तो ऑनियन की बुआई करेंगे अपन अक्टूबर नवंबर माह में और इसकी ऑनियन की सीड रेट रखेंगे वो रखेंगे 8 से 10 किलो। फिर मैं बात करूं टोमेटो की, टमाटर की बात करें तो टमाटर की बुआई भी सितंबर अक्टूबर माह में की जाती है। कब करते हैं? टमाटर की बुआई सितंबर अक्टूबर माह में अपन करते हैं और इसकी बीज दर रखते हैं वो रखते हैं 600 से 700 किलो, 600 से 700 ग्राम। टमाटर की बीज दर कितनी रखते हैं? 600 से 700 ग्राम रखेंगे। टमाटर के बीज छोटे होने के कारण इसकी बीज सीड रेट है वो कम रखते हैं। जिन बीजों का आकार छोटा होता है उनकी सीड रेट कम होती है और जिन बीजों का आकार बड़ा होता है उनकी सीड रेट अधिक रखते हैं अपन। तो टमाटर के अंदर बीज दर रखेंगे वो 600 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखेंगे। सितंबर अक्टूबर माह में बुआई करेंगे। फिर मैं बात करूं ब्रिंजल की, बैंगन की, तो बैंगन की बुआई करेंगे अपन जुलाई के अंदर। कब करेंगे? जून जुलाई में करेंगे। जून जुलाई, बैंगन की बुआई अपन जून जुलाई माह में करेंगे और सीड रेट रखेंगे वो 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखेंगे। कितने रखेंगे? बैंगन की सीड रेट 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर। अगली अपनी फसल है मिर्च। मिर्च सब्जी की मैं बात करूं वेजिटेबल की, तो मिर्च की अपन बुआई है वो पूरे वर्ष करते हैं। कब करते हैं? पूरे वर्ष करते हैं और मिर्च की अपन सीड रेट रखेंगे वो रखेंगे 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर। अगली अपनी फसल आती है भिंडी, ओकरा। भिंडी की बुआई अपन फरवरी माह में करेंगे। कब करेंगे? भिंडी की बुआई करते हैं अपन फरवरी माह के अंदर। फरवरी माह में भिंडी की बुआई करते हैं और भिंडी की सीड रेट रखते हैं वो रखते हैं 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर।
भिंडी की बीज दर अपन कितनी रखते हैं, भिंडी की बीज दर रखते हैं 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और इसकी बुआई फरवरी माह में करेंगे। फिर अपनी आती है फूल गोभी। फूल गोभी की अपन बुआई करेंगे अगस्त सितंबर माह में। कब करेंगे, अगस्त सितंबर में, अगस्त सितंबर में बुआई करेंगे, और बीज दर रखेंगे 600 से 700 ग्राम। बीज दर रखने वाले हैं 600 से 700 ग्राम पर हेक्टेयर। तो अपन ये मुख्य सब्जी आलू, प्याज, टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी और फूल गोभी, इनकी अपन ने बुआई, सोविंग टाइम और सीड रेट की बात कर ली। अब अपन बात करते हैं इनके अंदर फर्टिलाइजर की। कौन सी फसल के अंदर कितनी है नाइट्रोजन चाहिए, कितनी फास्फोरस चाहिए, कितनी पोटेशियम चाहिए। फर्टिलाइजर की मैं अगर बात करूं, फर्टिलाइजर डोज की, तो अगर मैं आलू की बात करूं, फर्टिलाइजर डोज में आलू की बात करूं, तो आलू के लिए नाइट्रोजन चाहिए 100 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी चाहिए, आलू के लिए नाइट्रोजन चाहिए 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और फास्फोरस चाहिए 80 से 100 ग्राम। फास्फोरस कितना चाहिए, 80 से 100 किलोग्राम। और मैं बात करूं पोटेशियम की, तो पोटेशियम भी कितना चाहिए, 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आलू के लिए नाइट्रोजन 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस और पोटेशियम 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यह होती है आवश्यकता। प्याज की मैं बात करूं, तो प्याज के लिए नाइट्रोजन 60 किलोग्राम, प्याज के लिए नाइट्रोजन 60 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम, पोटेशियम 25 किलोग्राम, 60 40 25। मैं टमाटर की बात करूं, तो टमाटर के लिए नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम और पोटेशियम 60 किलोग्राम की आवश्यकता रहती है। प्याज के लिए कितने, टमाटर के लिए, प्याज के लिए रहेगी वो 60 40 25 रहेगी। कितनी रहेगी, 60 40 और 25। उसके अंदर अलावा मैं बात करूं टमाटर की, तो टमाटर की रहने वाली है वो 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटेशियम की आवश्यकता रहेगी। फिर मैं बात करूं बैंगन की, तो बैंगन के लिए भी है अपन को नाइट्रोजन रहेगी वो 100 किलोग्राम रहेगी, फास्फोरस रहेगी वो 60 किलोग्राम और पोटेशियम रहेगी वो 40 किलोग्राम। 100 60 40 रहेगी। किसके लिए, बैंगन के लिए। बैंगन के लिए जो नाइट्रोजन रहेगी अपन को 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अपन को पता होना चाहिए। 100 किलोग्राम चाहिए, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटेशियम चाहिए। फिर मैं बात करूं मिर्ची की, तो मिर्ची के अंदर जो नाइट्रोजन चाहिए वो 80 किलोग्राम चाहिए। कितनी चाहिए, 80 किलोग्राम, फास्फोरस चाहिए 40 और पोटेशियम भी चाहिए 40 किलोग्राम। फिर मैं भिंडी की अगर बात करूं, तो भिंडी के अंदर नाइट्रोजन चाहिए वो 50 से 60 किलोग्राम चाहिए। कितनी चाहिए, 50 से 60 किलोग्राम। फास्फोरस की बात करूं तो 30 किलोग्राम और पोटेशियम की आवश्यकता भी हमको 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की रहती है। फिर मैं बात करूं कॉलीफ्लावर, फूल गोभी की बात करूं, तो फूल गोभी के अंदर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटेशियम की आवश्यकता रहती है। 120 80 और 40, इतनी है अपन को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की आवश्यकता रहती है। तो अपन ने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की आवश्यकता किस सब्जी के अंदर कितनी रहती है वो अपन ने देख ली। अब अपन बात करते हैं सिंचाई की, इरिगेशन की, कि किस फसल को कितनी इरिगेशन की आवश्यकता रहती है। अगर मैं इरिगेशन की बात करूं, तो आलू के अंदर 5 से 10 सिंचाई की आवश्यकता रहती है। कितनी, 5 से 10 सिंचाई की आवश्यकता रहती है आलू के अंदर। प्याज के अंदर जब अपन को लगे कि अब सिंचाई कर देनी चाहिए तब सिंचाई कर देनी चाहिए, जब आवश्यकता हो तब सिंचाई करते हैं। टमाटर की मैं बात करूं, तो प्रत्येक सप्ताह टमाटर की सिंचाई करते हैं। बैंगन में भी प्रत्येक सप्ताह सिंचाई करते हैं। और मिर्च की बात करूं, तो जब अपन को आवश्यकता लगे तब मिर्च की सिंचाई कर देनी चाहिए। और भिंडी तथा फूल गोभी की प्रत्येक सप्ताह सिंचाई करते हैं। अब अपन बात करते हैं पादप सुरक्षा की, तो प्लांट प्रोटेक्शन के अंदर अपन 3 टाइप्स पढ़ते हैं, वेजिटेबल कंट्रोल, वीड कंट्रोल, उसके अलावा अपन डिजीज कंट्रोल, और फिर अपन पढ़ते हैं इंसेक्ट कंट्रोल। तो अब अपन बात करते हैं प्लांट प्रोटेक्शन की। प्लांट प्रोटेक्शन के अंदर अपन 3 पढ़ते हैं, वीड कंट्रोल, इंसेक्ट कंट्रोल और डिजीज कंट्रोल। अगर मैं वीड की बात करूं, तो आलू के अंदर अपन खरपतवार नियंत्रण करते हैं वो निराई गुड़ाई से करते हैं। किससे करते हैं, निराई गुड़ाई से करते हैं, या फिर अपन सीमाजीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सीमाजीन। आलू के अंदर अपन सीमाजीन का प्रयोग करते हैं, या 2 किलोग्राम अपन सीमाजीन का प्रयोग करते हैं। कितना करते हैं, 2 किलोग्राम अपन सीमाजीन का प्रयोग करते हैं। प्याज के अंदर अपन निराई गुड़ाई, प्याज, टमाटर, बैंगन, मिर्च
और भिंडी, फूल गोभी, इन सब में अपन है खरपतवार नियंत्रण करेंगे वो निराई गुड़ाई से करेंगे। किसी निराई गुड़ाई, होविंग एंड वीडिंग से करेंगे। निराई गुड़ाई, निराई गुड़ाई के द्वारा अपन है खरपतवार नियंत्रण करेंगे। लेकिन आलू के अंदर अपन है सीमाजीन खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं। आधार बीज और सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, अपन व्यावसायिक फसल की बात नहीं कर रहे हैं। अब अपन बात करें डिजीज कंट्रोल की, तो डिजीज कंट्रोल की मैं बात करूं तो आलू के अंदर लगने वाले रोग है अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट नियंत्रण, यानी कि जो अगेती अंगमारी और पछेती अंगमारी रोग होते हैं आलू के अंदर, उसके नियंत्रण के लिए अपन मेटासाइटोसिस एंड डाइथेन M45 का प्रयोग करेंगे। टमाटर की मैं बात करूं तो टमाटर में अर्ली ब्लाइट, जो अगेती झुलसा रोग होता है, उसके नियंत्रण के लिए अपन जिनेब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? जिनेब का प्रयोग करेंगे। और लेट ब्लाइट के लिए अपन मिनेब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मिनेब। उसके अलावा मैं बात करूं डंपिंग ऑफ के लिए अपन बीज उपचार करेंगे। किससे? जो टमाटर के अंदर डंपिंग ऑफ रोग होता है, उसके नियंत्रण के लिए अपन सीड ट्रीटमेंट करेंगे, बीजोपचार करेंगे। और वायरस अफेक्टेड प्लांट्स है, उसको अपन रोग्यू आउट कर देंगे, यहाँ से खरपतवार को हटा देंगे अपन। उस फसल को, जो वायरस इफेक्टेड पौधा होता है टमाटर का, वहां पर उसका अपन क्या कर देंगे? रोग आउट कर देंगे, यानी कि उसको अखेड़ कर उसका उन्मूलन कर देंगे, इरिडिकेशन कर देंगे। अगला है जो वीक और येलो प्लांट्स होते हैं, उनके लिए अपन 1% यूरिया का प्रयोग करते हैं। जो टमाटर के वीक और पीले पौधे रहते हैं, उसके लिए अपन 1% यूरिया का प्रयोग करते हैं। अगला अपना रोग आता है बैंगन के अंदर रोग आता है, वो आता है डंपिंग ऑफ। कौन सा आता है? डंपिंग ऑफ। तो डंपिंग ऑफ के नियंत्रण के लिए अपन एग्रोसोन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एग्रोसोन। एग्रोसोन और फाइटोलोन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? फाइटोलोन और एग्रोसोन का प्रयोग अपन बैंगन में डंपिंग ऑफ के नियंत्रण के लिए करते हैं। फिर मैं अगर बात करूं फ्रूट रोट की, किसकी बात करूं? फ्रूट रोट की बात करूं तो इसके लिए अपन हॉट वाटर ट्रीटमेंट का प्रयोग करेंगे, कैप्टान का प्रयोग करेंगे, और अपन मिनेब का प्रयोग करेंगे, मिनेब। फिर अपना आता है लिटिल लीफ, छोटी पत्ती दवा रोग। इसके लिए अपन क्रॉप रोटेशन अपनाएंगे। विल्ट के नियंत्रण के लिए अपन इरेडिकेशन करेंगे, यानी कि जो रोगी पौधे हैं उनको अपन हटा देंगे। फिर मैं बात करूं अगर मिर्च की, तो मिर्च के अंदर डाईबैक रोग होता है, उसके लिए अपन डाइथेन का प्रयोग करेंगे। मिर्च के अंदर जो डाईबैक रोग होता है, उसके लिए अपन क्या प्रयोग करेंगे? डाईबैक के लिए डाइथेन का प्रयोग करेंगे। फ्रूट स्पॉट के लिए एग्रोसोन स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग करेंगे। किसके लिए? जो मिर्च के अंदर फ्रूट स्पॉट होते हैं, फलों पर धब्बे लगते हैं, उसके लिए अपन एग्रोसोन और स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग करेंगे। वायरस के लिए अपन इंसेक्ट कंट्रोल करेंगे। भिंडी के नियंत्रण, भिंडी में जो मोजेक रोग होता है, उसके लिए अपन इंसेक्ट कंट्रोल करेंगे। जो वाघ कीट होते हैं उनका अपन नियंत्रण करेंगे। फूल गोभी के अंदर फंजल लगता है, उसमें अपन फंजीसाइड का प्रयोग करेंगे। और अवॉइडेड आफ्टर फ्लोइंग, फ्लोरिंग के बाद में है, इसको अपन को क्या करता है? अवॉइड कर देना चाहिए। तो ये होगी आज की क्लास के अंदर अपन ने। उसके बाद में अपन बात करते हैं इंसेक्ट कंट्रोल की। किसकी बात करते हैं? इंसेक्ट कंट्रोल की। तो इंसेक्ट कंट्रोल में अगला आता है अपना आलू। आलू के अंदर जो रोग लगता है, वो पेस्ट आता है, वो आता है सीड बर्न इंसेक्ट। जो आलू के अंदर अपन ने जिस बीज का प्रयोग करते हैं, उससे होने वाले इंसेक्ट है, उसके लिए अपन प्रयोग करेंगे हेप्टाक्लोड डस्ट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हेप्टाक्लोड डस्ट तथा थाइमेट का प्रयोग करेंगे। प्याज के अंदर थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए अपन BSC बेंजीन हेक्साक्लोराइड चूर्ण का प्रयोग करेंगे। उसके अलावा अपन थायोडेन का प्रयोग करेंगे। और मैगट के नियंत्रण के लिए अपन एल्ड्रीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मैगट के नियंत्रण के लिए एल्ड्रीन का प्रयोग करेंगे। टमाटर की बात करूं तो टमाटर में फ्रूट बोरर होता है, उसके नियंत्रण के लिए अपन सेविन नामक पेस्टिसाइड का प्रयोग करेंगे। बैंगन की बात करूं तो बैंगन में फ्रूट बोरर जो इंसेक्ट होता है, उसके लिए अपन थायोडेन का प्रयोग करेंगे। बैंगन के फ्रूट बोरर इंसेक्ट के लिए किसका प्रयोग करेंगे? थायोडेन का प्रयोग करेंगे। जो स्टेम बोरर होता है, बैंगन का स्टेम बोरर होता है, तना छेदक होता है, उसके लिए अपन सेविन का प्रयोग करेंगे। और जैसीड होता है बैंगन के जैसीड के लिए अपन मेटासाइटोक्स का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मेटासाइटोक्स का प्रयोग करेंगे। मिर्च के अंदर कोई विशेष पेस्ट होता नहीं है। फिर अपन बात करें भिंडी की, तो भिंडी के नियंत्रण, भिंडी में जो पेस्ट होता है वो होता है फ्रूट बोरर, यानी फल बेधक। उसके लिए अपन मेटासाइटोक्स का प्रयोग करेंगे।
कटवर्म के लिए अपन एल्ड्रीन डस्ट का प्रयोग करेंगे, एल्ड्रीन चूरन। जो कटवर्म होता है उसके लिए अपन एल्ड्रीन चूरन का प्रयोग करेंगे। रेड कॉटन बग के लिए अपन नुआन का प्रयोग करेंगे। फिर अगर अपन फूल गोभी की बात करें तो फूल गोभी में जो इंसेक्ट रखते हैं उसको अपन फूल गोभी में फ्लोरिंग के बाद में अपन को इंसेक्टिसाइड को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो आज की क्लास के अंदर अपन वेजिटेबल्स बात करें, अगर अपन आलू, मिर्च, बैंगन, फूल गोभी, भिंडी के बारे में अपन ने आधार बीज उत्पादन और सर्टिफिकेशन सीड प्रोडक्शन की बात की थी। इससे आगे जो अपनी वेजिटेबल बचते हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। मुझे आशा है कि जो आज अपन ने पढ़ा है ये आपको समझ में आ गया है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट कर दीजिए, और अगर आपको अच्छी लगी है क्लास तो भी आप एक जो प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप मस्त रहिए, मौज करिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू।